गुड इवनिंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय सीटेट की सीरीज चल रही है जिसमें आज हम सभी पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 सजीव एवं उनका परिवेश। ठीक है, अब सजीव एवं उनका परिवेश जानने से पहले हम एक सारणी की ओर विशेष ध्यान देते हैं जिसमें मैंने स्थान, परिवेश एवं वृक्ष के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ऋषिकेश। तो ऋषिकेश कैसा प्लेस है? बहुत ठंडा प्लेस है। तो इसका मतलब यहाँ पे वृक्ष का जो प्रकार होगा किस प्रकार से है। वृक्ष यहाँ पे जो पाए जाते हैं ओक, चीड़, देवदार। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे राजस्थान की ओर। राजस्थान में अगर परिवेश समझें, वातावरण समझें तो कैसा वातावरण होता है? बहुत ही उष्ण वातावरण होता है। और उस उष्ण वातावरण में कैसे वृक्ष होते हैं? नागफनी, जिसमें क्या होते हैं? कांटे निकले हुए होते हैं। अब चलते हैं इसके बाद पुरी, जो कि समुद्र के किनारे स्थित है और जहाँ का परिवेश जो है कैसा है? आर्द्र है। और यहाँ पर जो वृक्ष पाया जाता है, किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? कैजुराइना वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, यानी आपने ये देखा कि अलग अलग स्थानों पर जो वातावरण होता है वह भी क्या होता है? अलग अलग होता है। यानी उनका परिवेश भी क्या होता है? अलग होगा। तो उसी परिवेश के अनुकूल ही क्या होंगे? वृक्ष भी होंगे और उसी परिवेश के अनुकूल भी वहाँ पर जंतु निवास करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम समझना क्या है? परिवेश क्या है? तो हमारे आसपास का जो क्षेत्र होता है या वातावरण होता है उसी को क्या कहा जाता है? परिवेश कहा जाता है। ठीक है, अब परिवेश अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं और उसमें पौधे और जंतु भी अलग अलग प्रकार के होंगे। तो अब परिवेश के बारे में समझें तो पहला परिवेश हम वन में समझते हैं कि वन में जो पौधे होते हैं कैसे होते हैं? नीम, बरगद और पीपल। जंतु यहाँ पर कैसे होंगे? शेर होंगी, जिराफ होंगे और क्या होंगे? हिरन होंगी। और यहाँ का अगर वातावरण हम समझें तो कैसा वातावरण होता है? वर्षा आर्द्रता युक्त होता है। अब हम चलते हैं पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र का जो विशेष पौधा है उसका नाम है ओक और चेस्टनट। और यहाँ पर जो जंतुएं हैं वो हिम तेंदुआ, बकरियाँ, याक, खरगोश और भेड़ें होती हैं। अब पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है? क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र पूरे दिन ठंडा रहता है तो वहाँ पर जो बकरियाँ, याक, खरगोश होंगे उनके बाल जो होंगे बहुत बड़े बड़े होते हैं ताकि वो उनको ठंड से बचा के रख सके। अब हम चलेंगे मरुस्थलीय क्षेत्र में, यानी परिवेश हमारा मरुस्थल है। तो वहाँ पर जो पौधे होंगे वो नागफनी, यूफोर्बिया और बबूल होते हैं और उसमें कांटे लगे होते हैं। कांटे होने से क्या फ़ायदा है कि जो पौधों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो बहुत ही कम होगी और वे पौधे आसानी से मरुस्थल क्षेत्र में रह सकते हैं। साथ में यहाँ पर जो जंतु होते हैं कैसे होते हैं? ऊँट, सियार, बिच्छू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिन बहुत गर्म होती है और रातें बहुत ठंडी होती हैं। अब अगर हम समुद्र के परिवेश को समझें तो समुद्र में जो पौधे पाए जाते हैं सरगासुम और मैंग्रोव पाए जाते हैं। यहाँ पर जो जंतु पाए जाते हैं मछली, जेलीफिश और शार्क होते हैं। क्योंकि समुद्र में जंतु एवं पौधे किस जल में रहते हैं? लवणीय जल में रहते हैं, जिसमें लवणता क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब हम समझेंगे ऊँट की शारीरिक संरचना जो कि उसको मरुस्थल क्षेत्र में रहने के योग्य बनाता है, या ऊँट की अनुकूलन दशाएं क्या होंगी जो मरुस्थलीय क्षेत्र में उसे अनुकूलित करती हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ऊँट के जो पैर होते हैं लंबे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। अब यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन कथन और कारण भी दिए जाते हैं। तो अगर एक कथन दे दिया जाए कि ऊँट के पैर लंबे होते हैं, दूसरा कारण दे दिया जाए कि ये शरीर क्योंकि ऊँट का शरीर रेत की गर्मी से दूर रखता है इनको। ठीक है, तो अगर इसमें चार ऑप्शन दे दिए जाएं तो इनमें दोनों सही होंगे कि ए और बी दोनों सही होगा। और शरीर रेत की गर्मी से दूर रखता है या क्या करता है? ऊँट के पैर लंबे होने का क्या बताता है? कारण बताता है। ठीक है, आगे की ओर चलें दूसरे विशेषताओं की ओर। ऊँट में जो मूत्र विसर्जन होता है उसकी मात्रा बहुत कम होती है। मल कैसा होगा? शुष्क होगा एवं इनको पसीना बिल्कुल नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि शरीर से जल का ह्रास कम हो सके। ठीक है, इस प्रकार ऊँट जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने योग्य बन जाता है। आगे की ओर समझें कि समुद्री परिवेश में रहने के लिए मछली की शारीरिक बनावट किस प्रकार से होगी। तो आप देखेंगे मछलियों का शरीर किस प्रकार से होता है, धारा रेखी होता है, और मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से क्या होता है, ढका हुआ होता है। क्योंकि मछलियों की ये जो सल्क होते हैं वो मछलियों के शरीर की सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा जल में सुगम गति करने में सहायक होते हैं, यानी सुगमता से चलने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। मछली के पंख एवं पूंछ क्या होती है, चपटी होती है, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने के लिए होती है। यानी जो मछली की पूंछ होगी वो जल के अंदर क्या करेगी, दिशा परिवर्तन करेगी एवं संतुलन बनाए रखने का प्रयास करेगी। पांचवा है कि मछली में क्या पाए जाते हैं, क्लोम पाए जाते हैं, गिल पाए जाते हैं, जो उसे जल में श्वास लेने में क्या होती है, सहायता करते हैं। अब इसके आधार पर अगर हम अनुकूलन की परिभाषा बनाएं तो क्या होगा, ऐसी विशिष्ट संरचनाएं अथवा स्वभाव की उपस्थिति जो किसी पौधों एवं जंतु को उसको परिवेश में रहने की योग्य बनाती हैं, क्या कहलाती है, अनुकूलन कहलाती है। अनुकूलन के बाद हमें समझना होगा आवास किस प्रकार का होगा। तो किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसको क्या कहते हैं, आवास कहते हैं, और आवास का अर्थ होता है वास स्थान या एक घर। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि प्रत्येक जीव अपने आवास पर निर्भर क्यों होते हैं। तो निर्भर तीन चीज़ों के लिए होंगे, या तो भोजन के लिए, या तो अपनी सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए क्या होंगे, वो शरणागत रहेंगे, और वायु के लिए। ठीक है, अब हम आगे की ओर चलें। अगर हमें आवास अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आवास तो कहीं भी हो सकता है। कुछ जंतु जल में रहते हैं, कुछ जंतु स्थल में रहते हैं, कुछ दोनों में रहते हैं। तो उसके आधार पर आवास के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार के होंगे। पहला होगा स्थलीय आवास और दूसरा होगा जलीय आवास। स्थलीय आवास नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि स्थल या जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को क्या कहते हैं, स्थलीय आवास कहेंगे। अब स्थल पे कौन कौन से आवास पाए जाएंगे, जैसे वनों का आवास, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा जो प्रकार है आवास का वो है जलीय आवास, कि जल में पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं का जो आवास होता है उसे जलीय आवास कहते हैं। जलीय आवास में जलाशय आ जाएंगे, कृत्रिम जलाशय भी होते हैं, दलदल होगा, झील होगा, नदियाँ होंगी, तालाब होगा और समुद्र, ये सभी क्या है, जलीय आवास है। अब हम समझते हैं कि अगर आवास है तो आवास को प्रभावित करने वाले कारक भी होंगे या घटक भी होंगे। तो आवास के दो घटक होंगे, एक जैव घटक होगा, दूसरा अजैव घटक होगा। तो जैव घटक में आ जाएंगे पौधे एवं जंतु, यानी जितनी भी सजीव चीज़ें होंगी वो जैव घटक में आएंगे। अजैव घटक में क्या आएगा, जितनी भी निर्जीव चीज़ें होंगी, निर्जीव वस्तुएं होंगी, जैसे चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल, और साथ में सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा। ठीक है, यहाँ पर एक विशेष नोट्स दिया गया है कि जो सभी अजैव कारक होते हैं वो सजीव के लिए बहुत ही क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। और सजीव जो होते हैं बहुत ठंडे व उष्ण परिवेश दोनों में क्या कर सकते हैं, आसानी से रह सकते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप किस प्रकार से अनुकूलित होते हैं मरुस्थल के वातावरण में कि वो वहाँ पर आसानी से रह सकते हैं। तो पहली चीज़ क्या होती है कि जो चूहे और सांप होते हैं दिन की तेज़ गर्मी से बचने के लिए भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। गहरे बिलों में रहने से ज़मीन के जितने भी अंदर रहेंगे उतनी ही वहाँ पर क्या होगी, ठंडक महसूस होती है। और रात्रि के समय चूंकि तापमान में बहुत कमी आ जाती है, वातावरण ठंडा हो जाता है, तो उस कंडीशन में चूहे और सांप जो हैं वो बाहर निकलते रहते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जंतु के बारे में पढ़ लिया तो हमें ये पता होना चाहिए कि मरुस्थल में जो उगने वाले पौधे हैं वो किस प्रकार से मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने के योग्य हैं, रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो पहली चीज़, ये ऐसे पौधे होते हैं जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया
में कम जल क्या करेंगे, निष्कासित करेंगे। पहली विशेषता क्या होगी पौधों में कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में कम जल निष्कासित करेंगे। दूसरी विशेषता की ओर चलें कि मरुस्थलीय पौधों में जो पत्तियां होती हैं या तो अनुपस्थित होंगी या तो बिल्कुल नहीं होंगी, या तो कांटों के रूप में होंगी, या तो पत्तियां बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं। और इसका कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जल ह्रास में क्या आ सके, कमी आ सके, ताकि वो मरुस्थलीय व शुष्क क्षेत्रों में आसानी से रह सकें। तीसरी विशेषता हम देखेंगे कि इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो होगा पत्तियों से ना होकर किससे किया होता है, तनों से होता है, क्योंकि तने क्या करती हैं, जल संरक्षण में सहायक होती हैं। कहाँ पर? मरुस्थलीय क्षेत्रों में। चौथी विशेषता क्या है कि इन पौधों की जो जड़ें होंगी बहुत ही गहराई तक जाती हैं। ठीक है, इसकी खोज में, पानी की खोज में। अब आगे की ओर चलें और पर्वतीय क्षेत्र में उगने वाले पौधों की विशेषताएं या अनुकूलन दशाएं क्या हैं उनके बारे में जानते हैं, जो कि पर्वतीय क्षेत्र में उन पौधों को रहने के योग्य बनाती हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है कि जो पौधे होती हैं वो शंक्वाकार एवं शाखाएं तिरछी होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि वर्षा का जल एवं हिमपात जो होता है वो आसानी से क्या हो, यानी बर्फ जो है आसानी से पत्तियों से सरक सके। और पौधों की पत्तियां कैसी होंगी? पौधों की पत्तियां बिल्कुल सुई के आकार की होती हैं, ताकि वर्षा का जल एवं हिम आसानी से उस पत्तियों पर एकत्रित ना हो सके। ठीक है, पौधों के बारे में तो समझ में आ गया। अब हम चलेंगे पर्वतीय क्षेत्र में जंतुओं के बारे में समझेंगे कि जंतुओं में ऐसी कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में जंतुओं को रहने के योग्य बनाती हैं, अनुकूल बनाती हैं। तो पहली विशेषता क्या होगी कि इन जंतुओं की जो त्वचा होगी कैसी होगी, मोटी होगी, जो कि क्या करेगी, जिसका काम होता है ठंड से बचाव करना। दूसरी विशेषता क्या है? शरीर को गर्म रखने के लिए शरीर पर क्या होते हैं, लंबे बाल होते हैं। तीसरी विशेषता है कि पहाड़ी तेंदुए जो होते हैं उनके शरीर में फर होते हैं, जो कि बर्फ पर चलने पर ठंड से क्या करते हैं, बचाते हैं। चौथी विशेषता पहाड़ी बकरियों के लिए क्या है कि पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर होते हैं, जो पैर होगी वो बहुत ही मजबूत होते हैं। ठीक है, ताकि वो भी क्या कर सकें, बर्फ में आसानी से चल सकें और उन्हें ठंड से बच सकें। अब हम चलते हैं वन क्षेत्र में, और वन क्षेत्र में विशेष जंतु शेर के बारे में पढ़ते हैं कि शेर का वन में एवं घास स्थल में रहने के लिए अनुकूल दशाएं क्या हैं, शारीरिक बनावट किस प्रकार की होती है ताकि शेर वन में आसानी से रह सकता है। तो शेर की पहली विशेषता है, शेर किस रंग का होगा, मटमैले रंग का होगा। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है ताकि वो शिकार के दौरान घास के सूखे मैदानों में अपने आप को क्या कर सके, छिपा सके। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या होगी कि शेर के अगले पैर के नख लंबे होते हैं, जिन्हें क्या करता है, वह पादंगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। तीसरी विशेषता क्या होगी कि चेहरे के सामने आंखें होंगी, ताकि शिकार को अपने महसूस कर सके, फील कर सके। ठीक है, इसी प्रकार वन क्षेत्र में एक और जंतु रहता है जिसका नाम हिरन है। और हिरन का वन में रहने योग्य कौन सी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उसको वन के रहने के योग्य बनाती हैं? पहली विशेषता है कि जो हिरन के दांत होंगे वो बहुत ही मजबूत होंगे। ऐसा क्यों होता है? ताकि पौधों के कठोर तनों को भी चबाने में आसानी हो सके। दूसरी विशेषता हिरन की क्या होगी? हिरन के कान बहुत लंबे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि शिकारी की उपस्थिति की जानकारी उनको आसानी से मिल सके। तीसरी विशेषता हिरण की क्या है कि हिरण के सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें होती हैं जो खतरा महसूस कर सकती हैं। अगर कोई शिकारी वहाँ पर उपस्थित है तो उन खतरों को क्या कर सकती हैं, महसूस कर सकती हैं। साथ में चौथी विशेषता क्या होगी कि हिरण के पैर लंबे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ताकि वो शिकारी से दूर भागने में सहायक हो सके और तीव्र गति से भाग सके।
इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि समुद्री आवास में रहने योग्य जंतुओं की शारीरिक बनावट किस प्रकार से होगी ताकि वो समुद्र में आसानी से अपने जीवन को अनुकूल बना सकें। तो अगर हम स्क्विड और ऑक्टोपस के बारे में पढ़ें तो स्क्विड और ऑक्टोपस की जो शारीरिक बनावट होती है वो धारा रेखी नहीं होती है, यानी इनका शरीर धारा रेखी नहीं होता है। लेकिन ये कहा जाता है कि जो जीव जंतु समुद्र में रहते हैं उनका शरीर धारा रेखित होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता किसमें, स्क्विड और ऑक्टोपस में। तब ये अपने शरीर जल में किस प्रकार से चल सकते हैं, क्योंकि स्क्विड और ऑक्टोपस बिल्कुल स्पंजी होते हैं, इसलिए वो क्या कर सकते हैं, अपने शरीर को धारा रेखी बना लेते हैं और जल में आसानी से चल सकते हैं। दूसरी विशेषता क्या है कि जो स्क्विड और ऑक्टोपस होते हैं समुद्र की बिल्कुल गहराई में या तलहटी में रहते हैं। ठीक है। चौथी विशेषता क्या है कि जल में श्वसन के लिए इनके पास क्या पाए जाते हैं, गिल या क्लोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गिल या क्लोम। अब इसी क्रम में हम समझेंगे डॉल्फिन एवं व्हेल की शारीरिक बनावट किस प्रकार से है, कि इनकी अनुकूलन दशाएं किस प्रकार से हैं कि ये समुद्र में आसानी से रह सकती हैं। तो डॉल्फिन और व्हेल की पहली विशेषता है कि इसमें क्लोम नहीं पाया जाता है, गिल या क्लोम नहीं पाया जाता। तो क्या पाया जाता है, तब दूसरी विशेषता ये आती है कि डॉल्फिन एवं व्हेल में सिर पर क्या होता है, नासा द्वार होता है अथवा वात छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा डॉल्फिन और व्हेल क्या कर लेते हैं, सांस लेते हैं। तीसरी विशेषता है कि अगर ये जल में है तो जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए भी क्या कर सकते हैं, आसानी से रह सकते हैं। चौथी विशेषता क्या है, आप देखते होंगे डॉल्फिन एवं व्हेल बीच बीच में समुद्री सतह के ऊपर भी आती हैं। ऐसा क्या किस लिए आती हैं, तो समय समय पर समुद्री सतह पर आकर डॉल्फिन और व्हेल श्वसन छिद्रों से जल को क्या करती हैं, बाहर निकालती हैं। इसलिए डॉल्फिन और व्हेल बार बार पानी से बाहर की ओर आ जाती हैं। बाहर का मतलब स्थल पे नहीं आएंगी, उसी पानी में ही जाके गिरेंगी। अब आगे की ओर चलें कि जलीय पौधों में जल में रहने योग्य अनुकूल दशाएं क्या होंगी, यानी पौधे किस प्रकार से होंगे कि वो पौधे जल में भी आसानी से रह सकें, वहाँ पे भी उनमें वृद्धि हो सके। तो जलीय पौधों की विशेषता, पहली विशेषता पढ़ते हैं कि जलीय पौधों की जो जड़ें होंगी वो जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर होती हैं, यानी बिल्कुल गहराई में उनकी जड़ें चली जाती हैं। दूसरी विशेषता क्या है कि जलीय पौधों की जड़ों का जो आकार होगा, जड़ों का जो आकार होगा कैसा होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत छोटी होती हैं। ऐसा क्यों होता है, ताकि पौधों को तलहटी में क्या कर सकें, जमाए रख सकें। तीसरी विशेषता जलीय पौधों की क्या होगी कि जलीय पौधों के तने कैसे होंगे, लंबे होंगे, खोखले होंगे एवं हल्के होते हैं। चौथी विशेषता क्या है कि जलीय पौधों के जो तने होंगे जल की सतह तक क्या करते हैं, जल की सतह में ही इनकी वृद्धि होती है। अब हम पत्तियों के बारे में समझें तो जलीय पौधों की जो पत्तियां होंगी एवं फूल होंगे वो जल की सतह पर क्या करते हैं, प्लवन करते हैं या तैरते रहते हैं। अब कुछ पौधे क्या होते हैं, जलीय पौधों में ऐसे पौधे भी होंगे जो जल के में बिल्कुल पूर्ण रूपेण क्या होंगे, डूबे हुए होंगे। तो इन पौधों में प्रत्येक भाग क्या होगा, जल के अंदर ही क्या करेगा, वृद्धि करेगा। दूसरी विशेषता क्या है, जो पौधे क्या हों, पूर्ण रूपेण जल में हों तो उनमें जो पत्तियां होती हैं सक्रिय होती हैं एवं पतले रिबन की तरह होती हैं। साथ में जो जल मग्न पौधों की पत्तियां जो होंगी बहुत अधिक विभाजित होंगी। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होता है ताकि उनके बीच जल आसानी से क्या कर सके, रह सके, उनके बीच रह सके। अब हम समझते हैं कि मेढक की विशिष्ट संरचनाएं क्या हैं जो उसे जल एवं स्थल में रहने योग्य बनाती हैं। क्योंकि मेढक कैसा प्राणी है, मेढक एक उभयचर प्राणी है। मेढक के पैर कैसे होंगे, तो मेढक का जो पश्चपाद होगा वो लंबे व कैसे होंगे, मजबूत होते हैं।
जो क्या करते हैं, छलांग लगाने व शिकार में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। तीसरी विशेषता क्या है, इसके पश्चपात, मेढक के पश्चपात कैसे होंगे, जालयुक्त होंगे, जिनमें जालयुक्त पादंगुलियां होंगी, जो क्या करती हैं, तैरने में इसे सहायता करती हैं। तो इस प्रकार से मेढक जो है जल एवं स्थल भाग में दोनों में आसानी से रह सकता है। इन सारी विशेषताओं के आधार पर अब हम समझते हैं कि जीवन के आधार पर वस्तुओं के कितने प्रकार होते हैं। तो जीवन के आधार में, जिसमें जीवन पाया जाता है, उनके आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होंगी। एक तो जिसमें जीवन पाया जाएगा और एक दूसरा जिसमें जीवन नहीं पाया जाएगा। तो एक वस्तु को कहेंगे सजीव वस्तु, दूसरी वस्तु को कह देंगे निर्जीव वस्तु। सजीव वस्तुएं क्या हैं, वे वस्तुएं जो चल सकती हैं, जिनमें जीवन होता है, सजीव वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, कीट आदि। दूसरी वस्तु है निर्जीव वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है, जो मृत होती हैं, उन्हें क्या कहेंगे, निर्जीव वस्तुएं कहेंगे, जैसे कार, बस, कुर्सी और मेज। अब हम समझेंगे सजीवों के विशिष्ट लक्षण। तो सजीवों को भोजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। सजीव प्रकाश संश्लेषण की क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, यानी सजीव जितने भी होंगे उन्हें भोजन की आवश्यकता होगी। सजीव क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन तैयार करते हैं। तीसरी विशेषता क्या होगी, सजीवों में क्या होगा, वृद्धि पाया जाएगा। वृद्धि क्या होगी, परिलक्षित होगी, दिखाई देगी। साथ में सभी सजीव क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। जैसे केचुआ हो गया, केचुआ किससे श्वसन करेगा, त्वचा द्वारा क्या करता है, सांस लेता है। पांचवा क्या हो गया कि सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। उद्दीपन क्या है, मान लीजिए शरीर में किसी भी जगह, पैर में, हाथ में अगर हम कांटे को चुभो दें तो हमें दर्द का अनुभव होगा, और वह सजीवों के उद्दीपन की क्रिया है। यानी अगर कोई प्रक्रिया हो रही है तो उसकी अनुक्रिया हमारे शरीर में महसूस होती है। छठवीं विशेषता क्या है कि सजीवों में क्या होता है, उत्सर्जन होता है। सजीव अपने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर की ओर निकालते हैं। सातवां क्या है, सभी सजीव क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। आठवां क्या है कि सभी सजीव क्या करते हैं, गति करते हैं। तो ये सजीव के विशिष्ट लक्षण है। इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन सी वस्तुएं क्या हैं, निर्जीव हैं, तो कौन सी वस्तुएं सजीव हैं। सजीव के लक्षणों में कुछ विशेषताएं हमने पढ़ा, जैसे श्वसन पढ़ा, श्वसन किस प्रकार से होगा, उत्सर्जन किस प्रकार से होगा, प्रजनन किस प्रकार से होगा, उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। श्वसन क्या है, श्वसन में की क्रिया में बाहर की वायु शरीर के अंदर ले लिया जाता है, और शरीर के अंदर की वायु को क्या कहाँ निकाला जाता है, बाहर की ओर निकाला जाता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन क्रिया कहते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब श्वसन की क्रिया में जो वायु बाहर से शरीर के अंदर लेंगे, अब क्वेश्चन ये बनता है कि श्वसन की क्रिया में जो बाहर की वायु अंदर ली जाई जाती है, तो हम अंदर कौन सी गैस लेते हैं, तो अंदर लेंगे कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस। और श्वसन की क्रिया में जो गैस निष्कासित की जाती है बाहर की ओर, उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलेंगे। कुछ विशेष पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है कि भोजन से श्वसन के द्वारा हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट है कि मछली गिल द्वारा जल में क्या होती है, विलेय ऑक्सीजन को क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं और अपनी श्वास की प्रक्रिया को पूरी करती हैं। पौधों भी श्वसन की क्रिया करते हैं। तो पौधों में जो श्वसन की क्रिया होती है, पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म रंध्रों द्वारा होती है। इसमें वायु ऑक्सीजन से लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। ठीक है। अब यहाँ पे समझने की बातें हैं कि भोजन बनाने में ऑक्सीजन निकलती है और श्वसन करने में ऑक्सीजन पौधे द्वारा ली जाती है। तो हम ये क्यों कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में केवल ऑक्सीजन ही निकलती है। तो हम समझेंगे कि भोजन बनाने की प्रक्रिया में जो निष्कासित ऑक्सीजन है, वो श्वसन की क्रिया में उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होती है। इसलिए हम वहाँ पे ये कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित होता है। अब समझेंगे उत्सर्जन क्या है। तो जो भी जैविक प्रक्रम शरीर के अंदर होते हैं, उसके फलस्वरूप शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निष्कासित करने का जो प्रक्रम है, उसे क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहते हैं। अब पौधों में प्रजनन क्या है।
प्रजनन समझते हैं। तो अपने ही समान संतानों को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। पौधों में जो प्रजनन होता है वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है। तो बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बीजों द्वारा प्रजनन होता है, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके कायिक भागों द्वारा नए पौधे उत्पन्न होते हैं, जैसे आलू के कलिका भाग से। या हमें क्या करना है, गुलाब का पेड़ लगाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर गुलाब के तने को आधे भाग से कट कर लें और उसको ज़मीन में लगा दें, मिट्टी में लगा दें, तो उससे भी एक नए पौधे का जन्म होगा। तो ये कौन सी क्रिया है? ये पौधों की प्रजनन प्रक्रिया है। इस प्रकार से आपका जो ये वाला सेशन है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। अगले सेशन में हम बात करेंगे अगले चैप्टर की, जो चैप्टर है गति एवं दूरियों का माप।